जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम जो रिसेंटली यूपीएससी सीडीएस का पेपर कंडक्ट हुआ है इसमें आए हुए सभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहले हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, जैसे इस क्वेश्चन को हमने कवर किया, मेवाड़ के राणा कुंभा वाले क्वेश्चन को। और इसके बाद हमने ये क्वेश्चन कवर करना है जोरवे कल्चर वाला। लेकिन एक बात मुझे बतानी थी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में। एक्चुअली मैंने सोर्सेज वगैरह सही बताया, बट थोड़ी सी यहाँ पे ओवरलुक हो गई स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे क्या बात थी, इनके जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने यूरोपियन टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके लूनर फेजेस को ऑब्जर्व किया, वीनस के लूनर फेजेस को। तो यूरोपियन टेलीस्कोप का इस्तेमाल हुआ था, इनके खुद के टेलीस्कोप नहीं। यहाँ इन्होंने ऑन कह दिया है, तो ये बात गलत है। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली टफ है, टफ और इजी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन है। तो एंड में मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा कि कितने क्वेश्चन डुएबल थे, किन सोर्सेज को हमें फॉलो करना चाहिए, क्या हमें अपनी ट्रेंड को शिफ्ट कर देना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या सिविल सर्विसेज 2024 के लिए हमें हिस्ट्री के लिए उपिंदर मैम की बुक को फॉलो करनी है या किसी और सोर्स को फॉलो करना है, और अगर फॉलो करना है तो किस वे में। तो इन सभी चीज़ों पर हम जरूर चर्चा करेंगे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी, सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल बात वही रहेगी। तो इस क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। देखिए, डेक्कन के जोरवे कल्चर के बारे में इन्होंने पूछा है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जोरवे कल्चर क्या था वो समझते हैं। देखिए, हम चैल्कोलिथिक एज की जब बात करते हैं तो चैल्कोलिथिक मतलब होता है कॉपर स्टोन एज, राइट। इसमें हम देखते हैं काफ़ी सारे साइट्स हैं। तो जोरवे कल्चर की जब हम बात करेंगे, मैं मैप में दिखाता हूँ, एक मैप भी है हमारे पास। हाँ, ये वाला पूरा पार्ट जोरवे कल्चर का पार्ट है। क्या है तो चैल्कोलिथिक साइट है। आपको ध्यान होगा रिसेंटली जोधपुरा कल्चर गणेश्वर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कायथ मालवा, इनको ध्यान रखिएगा। आहर कल्चर मैप में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि किस पार्ट में है। इवन आपने ये भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ पार्ट जो हैं वो चैल्कोलिथिक का पार्ट थे। तो इस कारण से हम इन साइट्स को कवर कर रहे हैं मैप में। अब जोरवे कल्चर में क्या क्या शामिल है तो आप देख सकते हैं, काफ़ी फेमस साइट्स हैं। ये सारे ही साइट्स चैल्कोलिथिक एज का पार्ट है, जिनमें दैमाबाद है जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर भी पढ़ते हैं। इसके बाद इनाम गांव है, अगेन नेवासा है, जोरवे जो कि जिनके नाम पर जोरवे साइट रखा गया है। चंदौली है जो कि अगेन महाराष्ट्र का पार्ट है, चंदौली नेशनल पार्क के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। सोनगांव है, प्रकाश है और नासिक है। ये जोरवे कल्चर का मुख्यतः पार्ट है। तो जब हम जोरवे कल्चर की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में डेवलप हुए थे। और जैसा कि मैंने बताया, देमाबाद सबसे लार्जेस्ट जोरवे कल्चर की साइट है, महाराष्ट्र वाले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा। और जोरवे नाम पर ये जोरवे जो एक साइट है उसी के नाम पर जोरवे कल्चर का नाम पड़ा है। कि कहाँ पे सिचुएटेड है तो प्रवरा नदी है ना, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी, उन्हीं के तट पर हमें जोरवे नाम की साइट देखने को मिलती है। काफ़ी सारे टूल और स्टोन के देखने को मिलते हैं, जो टूल्स और वेपन्स हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक तरीके से ये रूरल कल्चर था, यानी ग्रामीण क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं जोरवी कल्चर में। हालांकि देमाबाद और इनाम गांव अर्बन स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। सोर्स की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन तो है ही, गूगल वगैरह से हम ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें पढ़ नहीं पाएंगे, प्रिपेयर कर नहीं पाएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन डुएबल रहे हम इनकी बात करेंगे। तो ओल्ड एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, क्या ओल्ड एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन सॉल्वेबल था? अगर हाँ तो किस हद तक, क्या पार्शियली या फिर फुल्ली? तो जब आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने साफ तौर से बताया है किस तरीके से काफ़ी सारे चैल्कोलिथिक पार्ट हैं, जिनमें मालवा कल्चर का पार्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद जोरवे, नेवासा, देमाबाद, इन सभी साइट्स के बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर आप आगे देखो तो इन्होंने बताया है कि परवरा नदी के तट पर देखने को मिलेगा गोदावरी, अहमदनगर में। अहमदनगर जो जिला है ना, उसी में गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी है, उन्हीं के तट पर हमें जोरवे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसमें मेंशन्ड। अब अगर आप क्वेश्चन पे चलो दोबारा, तो ऑब्वियस ही बात है, ये परवरा गोदावरी हमने पढ़ा, ठीक है, और ये तो बहुत आसान है, महाराष्ट्र में है, ये दोनों बातें ठीक है। बट तीसरा अगर आप देखो तो लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात हमने कहीं भी ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी, लेकिन हमने रूरल एग्रीकल्चर वाली बात जरूर पढ़ी, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में। तो ठीक है, मगर फिर भी कन्फ्यूजन तो आना ही है पेपर में, मे बी हो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। जब आपको खास तौर से जब आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना हो इन चीज़ों को लेकर के, तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। तो अगर आप इसे ऐसे सोचें कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो मोस्टली हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर अगर देखो तो हालांकि 8000 BC से ही, नियोलिथिक पीरियड से ही हमें
एक तरीके से मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं और इनमें हमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के एविडेंस देखने को मिलते हैं, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि तीसरा गलत है। तो हमने देखा कि ठीक है सॉल्वेबल तो है, बट ये क्वेश्चन कहाँ से पिक किया गया, तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो ये उपिंदर मैम वाली बुक से है। लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें मिलेंगी। परवरा गोदावरी ये बिल्कुल न्यूक्लियर जोन था, और इसके अलावा बिल्कुल पहला लाइन भी आपको लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट, यानी कोंकण डिस्ट्रिक्ट को हटा करके होल महाराष्ट्र को ये साइट ये कल्चर कवर करता है, जोरवे कल्चर। ये जो लार्ज साइट्स हैं ये परमानेंट एग्रीकल्चरल विलेजेस को दिखाते हैं, जो बात हमारी आर.एस. शर्मा में भी मेंशन थी। तो अगर कोई चीज़ एग्रीकल्चर विलेज को दिखाता है, दैट मीन्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं होगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि कुछ लोग खेती कर रहे हैं और जैसे ही वो खेती कंप्लीट हुई तो वो उस साइट को छोड़ करके किसी अन्य साइट में जाकर के दोबारा खेती करते हैं। तो जब ये एग्रीकल्चरल पार्ट है, ये बात हमने यहाँ पे भी कवर करी, ये आप पढ़ सकते हो। इसके पूरे पेजेस मैंने नहीं लगाए, बट आप पढ़ना, इसमें डेफिनेटली ये बातें हैं जो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो कुछ हद तक इन क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर वाली बात है, और अगर हम देखिए अगेन वही बात है, केवल किताब पढ़ना यहाँ पे इनफ नहीं है। जब तक आप 3-4 बार ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट नहीं होंगी। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर है, एनालिटिकल है, ये फैक्चुअल नहीं है। कैसे फैक्चुअल नहीं है? क्योंकि अगर आपको ये आइडिया है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर एविडेंसेस देखने को मिले हमें, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में कम देखने को मिले होंगे, पहली चीज़। दूसरी ये, जब एग्रीकल्चर है, जैसे अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखते हैं, तो हमें कहीं खास तौर से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के एविडेंस नहीं देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एग्रीकल्चर हो रहे थे। इसी तरीके से हमें वैदिक सिविलाइजेशन में भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के डायरेक्ट एविडेंस नहीं देखने को मिलते हैं। तो इन बातों के बारे में अगर आपको क्लैरिटी है, तभी आप उस स्टेटमेंट पर शक करेंगे कि ये गलत होगा। समझ गए ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि स्टेटमेंट गलत हम कैसे पता कर पाएंगे? इनको पढ़ के नहीं, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, बट ये पढ़ना नहीं है, ये आप पढ़ नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, इसकी बात भी हम करेंगे, इनके विषय में भी चर्चा करते हैं एंड में। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, अगेन उपिंदर मैम वाली बुक से। ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा डुएबल है, डुएबल इन द सेंस कि अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट देखो तो ये जनरल से स्टेटमेंट लगते हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, ऑब्वियस ही बात है, मदुरई तो क्राफ्ट सेंटर रहा ही होगा। किसी शहर के बारे में ये कह पाना कि ये चीज़ बिल्कुल इस सेंटर का हब ना रही हो, ये मुश्किल बातें हैं। तो जब भी आप कोई स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसे ऐसे सोचें कि क्या इस स्टेटमेंट को गलत बनाया जा सकता है या नहीं। मैं अगेन वही बात बता रहा हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको लग रहा होगा कि ये सर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ये चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर हैं, और जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना मुश्किल होगा। आप स्किप करके आएंगे, बट कुछ लोग अटेम्प्ट करेंगे, उनके सारे सवाल नहीं सही होंगे, 50-60% सही होंगे, 70% सही होंगे, बट वो एज ले जाएंगे। तो ऐसे ही चलती है चीज़ें। खैर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और इन सब क्वेश्चंस की हमने डिस्कशन कर ली है। ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि राजा राज चोल होगा या राजेंद्र फर्स्ट। कुछ किताबों में राजेंद्र फर्स्ट है, कुछ किताबों में राजा राज चोल है। तो देखिए डायरेक्ट जो लाइन बाय लाइन अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये आपको तमिलनाडु बोर्ड में देखने को मिलेगा, और तमिलनाडु बोर्ड में राजा राज चोल है, तो डेफिनेटली तमिलनाडु बोर्ड के साथ यूपीएससी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कृष्णदेव राय वाला सवाल था, जो कि अगेन एक मुश्किल क्वेश्चन था, बट आई नो लूसेंट वगैरह में है, स्टिल आंसर करना मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो एटलीस्ट जो लिस्ट वगैरह है उन्हें आप प्रिपेयर कर लें लूसेंट से, और वो मैं खुद ही प्रोवाइड करता हूँ पेड बेसिस में भी, इवन फ्री वाले में भी हम कवर करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा है, नामदेव जी के बारे में ये प्रश्न है। तो काफ़ी फेमस भक्ति पोएट सेंट हैं नामदेव जी, इनके विषय में 2-3 स्टेटमेंट है हमें। पहला ये कहा जा रहा है, ही सीम्स, वर्ड पे फोकस करिएगा, ही सीम्स टू हैव प्लेड अ पार्ट इन ट्रांसमिटिंग द सदर्न भक्ति टू नॉर्दर्न इंडिया, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सदर्न भक्ति पार्ट को नॉर्दर्न भक्ति पार्ट से ट्रांसमिट करने का काम किया, लिंक करने का काम किया, इनमें इनका योगदान रहा। दूसरा इन्होंने कहा है, ही वॉज अ राइगोरस मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब एकेश्वरवाद, जो वन गॉड में बिलीव करते हैं। और इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन का भी विरोध किया, यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनका भी विरोध किया। तीसरा कह रहे हैं, ही वाज अ डिवोट फॉलोवर ऑफ कबीर। हिंदी पढ़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने दक्षिण की भक्ति को उत्तर भारत में प्रसारित करने में भूमिका निभाई। वे दृढ़ एकेश्वरवादी थे और उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया। कबीर के सच्चे अनुयायी थे, डिवोट फॉलोवर।
तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में मैंने 12 मई 2022 को कुछ शॉर्ट नोट्स के रूप में पोस्ट किया था। तो इसमें मैंने बताया था कि जो हमारे फेमस भक्ति सेंट्स हैं उनके विषय में। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इस तरीके से इनमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एक भक्ति सेंट के साथ मैंने सेंचुरी ऐड करी थी, और ये बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी ये मैसेज है 12 मई 2022 का है, मैं पिन भी कर दूंगा। तो इसमें मैंने ये हर एक भक्ति सेंट के साथ मैंने सेंचुरी मेंशन करी थी, क्योंकि सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें आपसे पूछा गया है कि तुकाराम किनके कॉन्टेम्पररी थे या गुरु नानक देव जी किनके कॉन्टेम्पररी थे। तो इस कारण से मुझे आइडिया था कि जब तक आपको सेंचुरी के बारे में आइडिया नहीं है कि वो किस शताब्दी में थे, तब तक आप ऐसे कंटेम्पररी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ मैंने लिखा था कबीरदास जी 15 सेंचुरी के हैं और जो नामदेव जी हैं ये 14 सेंचुरी के हैं। तो 14 सेंचुरी के भक्ति सेंट यानी जो पहले आए हैं वो बाद वाले के फॉलोअर कैसे हो सकते हैं? जब कबीर जी 15 सेंचुरी के हैं और ये 14 सेंचुरी के हैं, तो ये इनके बाद में जाकर के, मतलब ये तो उल्टी बात हो गई ना। अगर होते भी तो ये इनके फॉलोअर हो सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है, लेट सपोज, अभी सपोज क्या चल ही रहा है 2024, अगर कोई प्रेजेंट डे में 2024 में कोई फॉलोअर है किसी का, तो इनसे पहले के किसी का होगा। 2050 में अगर कोई जन्म लेता है तो इनका फॉलोअर हो सकता है क्या? आई नो ये काफ़ी फनी एग्जाम्पल मैंने ले लिया, बट स्टिल मैं बहुत अच्छे से ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इस सेंटेंस का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो मेरे ख्याल में ये गलत होना चाहिए, और बाकी बिल्कुल सही है। आप देखोगे तो ये कोर फिलोसफी थी भक्ति मूवमेंट की, मोनोथिज्म। ऑलमोस्ट सारे ही भक्ति सेंट एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, कुछ भक्ति सेंट्स को छोड़ करके, क्योंकि इनमें भी अगर आप देखो तो दो तरीके के हमें भक्ति सेंट देखने को मिलेंगे, एक निर्गुण और दूसरे सगुण। तो भक्ति मूवमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं जिनकी चर्चा हम अलग से करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं यहाँ कवर करेंगे अगर, तो केवल भक्ति मूवमेंट की ही चर्चा में ये सीमित रह जाएगा। तो पहला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए वर्ड किस तरीके का इन्होंने यूज़ किया, लाइट वर्ड यूज़ किया है, और यहाँ देखो यहाँ इन्होंने हैवी वर्ड यूज़ किया है, डिवोट फॉलोवर बताया है। तो ये गलत होने के लिए ऐसा स्टेटमेंट रहता है जनरली। बाकी ये तो यूपीएससी डिसाइड करेगी, बट मेरा मानना है आंसर भी। अच्छा एक बात और, अगर किसी भी आंसर से आप असहमत हैं तो उसके विषय में आप कमेंट में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हमें फ़ायदा होता है इस चीज़ से। और जब भी आप कमेंट में आंसर लिखें तो अपने सोर्सेज वगैरह मेंशन करें अगर पॉसिबल हो तो, या फिर आप प्रॉपर अपने बात को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आप एविडेंस और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिना सेंचुरी के तो सॉल्व होना मुश्किल है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट जनरल है, बट तीसरा स्टेटमेंट एक तरीके से फैक्चुअल है, और इसे सही या गलत करने के लिए हमें समझ होनी चाहिए सेंचुरी की। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये हिस्ट्री से संबंधित नहीं है, मुझे इसमें आपको कुछ सिखाना है। देखिए मैंने आपको कहा कि जब इस तरीके के वर्ड, ये एक्सट्रीम वर्ड यूज करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। और हाँ, सीडीएस एस्पिरेंट्स, अब सिविल सर्विसेज के लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी, अब फैक्चुअल चीज़ों से काम बनने से रहा, अब आपको एनालिटिकल पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में लोग पढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बुक्स वगैरह से, सोर्सेज से कम ही आते हैं, ज़्यादातर सवाल जो है वो आपके कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज 2022 का है, और फाइनल की भी आ गई है, तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं आंसर को लेकर के। इन्होंने कहा था कि वाइल्ड एनिमल सोल प्रॉपर्टी है। सोल का मतलब क्या होता है? केवल। ठीक है, गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी है। तो अब इन्होंने अगर सोल कह दिया तो ये एक्सट्रीम बनाया था स्टेटमेंट को, तो अगर हम इन्हें गलत करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अभी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि किस बेसिस पे है, क्या लॉ है, और मैं सिर्फ जनरली बता रहा हूँ कि इस तरीके के स्टेटमेंट 99% केसेस में गलत होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको अपनी ब्रेन को भी इस्तेमाल करना है कि क्या स्टेटमेंट में कह रहे हैं। ऐसा ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इस तरीके के स्टेटमेंट में डेफिनेटली ये गलत होगा, और ये चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते ही आएगी। तीसरा इन्होंने कहा है, ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन बी है। तीसरा इन्होंने कहा है एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, यानी अगर मानव जीवन को किसी वाइल्ड एनिमल से खतरा है और इस बात का उन्हें डर है कि मे बी इनसे हमें खतरा हो सकता है, तो फिर वो एक सफिशिएंट ग्राउंड बन जाता है, यानी एक प्रॉपर बात है जिससे आप उन्हें कैप्चर करके मार सकते हैं। तो ऐसी बात इन्होंने कही है। ऐसा नहीं है, अगर कोई जीव है और आपको ऐसा लगता है कि मे बी आपके लिए खतरा है, तो इसका मतलब ये नहीं आप कैप्चर करके किल कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है, अपने आप में। तो आंसर इसका बी बनता है। बट ये सोल वाली बात मुझे दिखानी थी इस वजह से, जैसे यहाँ भी इन्होंने कहा था कि एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की, तो ये बात भी यहाँ पे गलत थी। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट आप इस चीज़ को सीख लें, समझ लें, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है लेकिन आप चाहते हो हमने बहुत कम अटेम्प्ट किया है, तो डेफिनेटली आप फिर ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स के साथ समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि ये गलत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हु प्रोपाउंडेड कश्मीर सेविज्म, ऐसे क्वेश्चन स्किप करने चाहिए, कोई फायदा नहीं है। और सारे ही ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं अगर आपने पढ़ा भी होगा तो। अगेन ये उपिंदर मैम वाली बुक से है। कश्मीर सेविज्म के जो आइडियाज़ हैं ये शिव सूत्र में हमें देखने को मिलते हैं और बताया गया है कि जो गॉड हैं वो खुद ही इन्होंने रिवील किया है एक सेज को, यानी एक संत को, वासुगुप्त नाम से हैं ये, और 8th-9th सेंचुरी के बीच हैं। और इनके जो प्यूपिल्स हैं यानी इनके जो शिष्य हैं कलत्ता और सोमानंद, ये इनके फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स को एलाबोरेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो कश्मीर सेविज्म के प्रोपाउंडर में अभिनव गुप्त, उत्पल और रामाकांत भी शामिल हैं। तो ये ऑप्शंस भी इन्होंने शामिल रखा है। ठीक है, वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए है। और ऐसे क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया सॉल्व करना बिल्कुल नॉन टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि वैष्णवाइट ट्रेडिशन के टेम्पल कौन से हैं। अच्छा ये एक सेकेंड, ये किसी और क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। हाँ ठीक है, इसको क्वेश्चन के बेसिस पर ही है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा था कि कौन सा जो टेम्पल है वो भगवान विष्णु से संबंधित है, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से संबंधित है। तो जब आप थीम्स एनसीईआरटी पढ़ोगे पार्ट 2 वाली, तो इसमें उन्होंने बताया है कि कुछ मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल्स जिनमें चिदम्बरम, थंजावुर और गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये 3 जो साइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल्स के लिए फेमस हैं और ये चोला रूलर्स के पेट्रोनेज में बनाए गए हैं। यानी इसमें संरक्षण चोल राजाओं ने प्रदान किया है। किन में? चिदम्बरम में, थंजावुर में और गंगाई कोंडा चोलापुरम में। तो ये तो डेफिनेटली यहाँ से सॉल्वेबल है, यानी श्रीरंगम में हमें वैष्णवाइट ट्रेडिशन के देखने को मिलते हैं टेम्पल्स, बाकी तीनों तो सेवाइट ट्रेडिशन के हैं। अब अगर आप देखो तो ये जो सवाल है ये हमारे एनडीए के पेपर में भी पूछा गया था और इसमें इन्होंने पूछा था कि कौन सी जगह पे हमें नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स। हाँ ठीक है, कौन सा जो शिवा टेम्पल है ये चोल राजाओं के संरक्षण में नहीं कंस्ट्रक्ट करवाया गया था? चिदम्बरम, थंजावुर, गंगाई कोंडा चोलापुरम या नानेघाट। तो अभी हमने देखा ये तीनों तो डेफिनेटली जो है वो चोला रूलर्स के पैट्रोनेज में देखने को मिल रहे हैं, तो आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, नानेघाट। अब ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मतलब यहाँ से हमें एक डेफिनेटली आइडिया लग जाता है कि जब भी शिव मंदिर की बात आएगी तो हमें चोल राजाओं के टेम्पल्स में मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेंगी, खासतौर से थंजावुर के टेम्पल, जिसमें बृहदेश्वर टेम्पल ऑब्वियसली शामिल है क्योंकि तंजावुर में तो बृहदेश्वर टेम्पल ही सबसे फेमस है। अभी ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछा था कि बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, जिसकी डिस्कवरी 1931 में हुई, जिसमें हमें पेंटिंग्स देखने को मिले, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चित्रकला हमें देखने को मिली? तो चूंकि ये डेफिनेटली भगवान शिव से एसोसिएटेड है तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जैसे बुद्धा विद चौरी बियरर्स, यानी बुद्ध जिनके और चौरी वाहक हैं। दूसरा शिवा एज योग दक्षिण मूर्ति, तीसरा यक्षी काली और चौथा पार्श्वनाथ विद स्नेक हुड ऑन अ लायन थ्रोन। तो ये क्वेश्चन टफ है, अपने आप में बहुत टफ है, बट अगर हम बृहदेश्वर मंदिर के बारे में समझते हैं कि ये तो भगवान शिव को समर्पित है, तो हम यहाँ पे बी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ जा सकते हैं, पेपर में इन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल है और ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और एक्सेप्ट करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेपर दे करके आते हैं खास तौर से वो इस चीज़ को समझते हैं कि बृहदेश्वर टेम्पल या जो भी हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं उन चीज़ों में भी कन्फ्यूजन आती है, जबकि वो खास तौर से जब वो डायरेक्टली हमने ना पढ़ा हो। बट सारे क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया हमें स्किप नहीं करने हैं, कुछ तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लेना ही पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि किस जगह पे हमें डायमंड माइनिंग देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत पीरियड में। तो काफ़ी सीरियस हो गया, तो थोड़ा पन्ना की तमन्ना देख लेते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में हमें पता है पन्ना जो साइट है ये काफ़ी फेमस है अपने आप में डायमंड माइंस के लिए, तो हमें यहाँ पे पन्ना के साथ जाना चाहिए। और ये आपने लूसेंट और बाकी जीके की बुक्स में पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज वगैरह में भी पन्ना का मेंशन है कि पन्ना किस तरीके से डायमंड माइनिंग के लिए फेमस था। लेकिन अगेन थोड़ी कन्फ्यूजन आती है कि क्या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था, अभी तो प्रेजेंट डे में है। तो इसका आंसर है हाँ था, काफ़ी पुराने टाइम से ही हम देखते हैं कि डायमंड की माइनिंग हो रही है पन्ना में। ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है और अब पता नहीं यूपीएससी को क्या हो गया है, आप किसी भी पेपर में देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी गई है। 2-3 सवाल 4 सवाल मैक्स टू मैक्स दिखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो एंशिएंट के रहते हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेडिवल के रहते हैं और सबसे कम रहते हैं मॉडर्न के। आई डोंट नो द रीज़न एंड आई ऑल्सो डोंट नो दैट वेदर इट विल बी गोइंग टू कंटिन्यू और नॉट। तो इसमें आपसे असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और नॉट अ पार्ट बताना है, कौन सा हिस्सा नहीं था। पहला इन्होंने कहा है कि इसमें जो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशंस थे वो बिल्कुल विलेज और मोहल्ला लेवल तक पहुंच गए थे, यानी गांव-गांव तक कांग्रेस के संगठनों ने काम किया असहयोग आंदोलन को बढ़ाने में। दूसरा ये कह रहे हैं
कि गवर्नमेंट के द्वारा जो अफिलिएटेड थे, यानी गवर्नमेंट से जो एसोसिएटेड स्कूल और कॉलेजेस थे, इन एफिलिएटेड कॉलेजेस को बाइकआउट करने की बात देखने को मिली। यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक्शन प्रोग्राम में बाइकआउट भी शामिल था गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस का। तीसरा कह रहे हैं कि टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो कानून है, कानून व्यवस्था वगैरह है, इन्हें अपने हाथों में ले लेना कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा, ये एक एक्शन प्रोग्राम था। चौथा इन्होंने कहा है टाइटल और ऑनर्स को सरेंडर कर देना, यानी सरकार ने जो उपाधियां दी हैं इन चीज़ों को सरेंडर कर देना। तो ये हमारे स्पेक्ट्रम में है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी पार्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके की बातें थी ही, जिनमें बाइकआउट वगैरह शामिल था, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक शामिल था। इवन अगर आप देखोगे तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद भी हम देखते हैं कि जो टाइटल्स वगैरह थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि थी, तो उन्होंने इस उपाधि का त्याग किया। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि गांधी जी को भी कुछ कुछ उपाधियां मिली थी वॉर के टाइम पे, जैसे केसरी हिंद वाली, तो ये भी अलग तरीके से इन्होंने त्याग करी हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं एसोसिएट करके, तो ये हमें इनका पार्ट देखने को मिलता है। जहाँ तक बात है कि क्या ये पहुँचती है या नहीं बिल्कुल लोकल लेवल पर, तो ये साफ तौर से स्पेक्ट्रम में मेंशन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर हम देखें तो इनमें नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो है वो नुक एंड कॉर्नर तक पहुँच जाते हैं, यानी हर गली और नुक्कड़ तक पहुँच जाते हैं, जिनमें आर्टिसन पीजेंट सभी लोग शामिल हैं, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। कुछ चेंजेस देखने को मिले, जैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि 15 मेंबर्स की एक कमेटी थी, अब ये कांग्रेस को लीड करेगी। और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाई गई थी, ये भी एक तरीके से लीडिंग का काम करेगी। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को बायकॉट किया जाएगा, ये सब चीज़ें भी इनका पार्ट हैं। तो ये सभी हैं, ठीक है। बट अगर आप ये तीसरा देखो तो इन्होंने कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को ही, जो कि स्टेट की है, इससे अपने हाथों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ले लेगी। ना ही ये पॉसिबल था इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना, ना ही ये लिया गया था। तो आंसर हम सी के साथ जाना प्रेफर करेंगे। और ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले, क्योंकि बाकी काफ़ी फैक्चुअल है। ये क्वेश्चन अगेन अ टफ नट। देखिए इन्होंने क्या पूछा है, जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर थे रेलवे के, उन्हें फ्री में ज़मीनें मिल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये रेल को डेवलप कर सके। यानी लेट्स अब अभी इसकी हम चर्चा करेंगे डेप्थ में। उसके बाद इन्होंने कहा जो इन्वेस्टर है, जो पैसे लगा रहे हैं रेल के डेवलपमेंट में, उन्हें 5% का रिटर्न मिल रहा था उनके कैपिटल में, और ख़ास तौर से तब जब वो लॉसेज में जाती हैं या अगर उन्हें पर्याप्त मुनाफा नहीं मिलता है तब। तीसरा इन्होंने कहा जो रेलवे है ये ज्वाइंटली मैनेज की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से इनका प्रबंधन था। ये क्वेश्चन हमारे सीएपीएफ से इंस्पायर्ड है। इसमें इन्होंने अगेन पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला इन्होंने कहा था कंपनीज वर गारंटीड अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, यानी 5% का रिटर्न जो है ये गारंटीड था। दूसरा इन्होंने कहा जो रेलवे है वो मैनेज्ड मेनली बाय द गवर्नमेंट, यानी खास तौर से सरकार के द्वारा इनका प्रबंध किया जा रहा था। तीसरा कहा गया है कि प्रिवेंशियल फ्रीट चार्जेस नहीं लग रहे थे। चौथा कहा है कंपनीज को फ्री में ज़मीनें मिल रही थी सरकार से। तो इस पर काफ़ी मैंने चेक करा इसे अच्छे से, क्योंकि ये टफ है, एनसीईआरटीज़ में भी नहीं है, और इन पर क्लैरिटी लाना बहुत मुश्किल है अपने आप में, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो ओरिजिनली जो इंडियन रेलवेज थे ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे, और ये जो प्राइवेट कंपनीज थी ये ब्रिटिश बिजनेसमैन की मैक्सिमम देखने को मिल रही थी। इन्हें फ्री में ज़मीनें मिल रही थी, और कहा गया कि जो आप पैसे लगा रहे हो रेलवे के डेवलपमेंट में, उनमें आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी ही मिलेगी, ताकि वो और ज़्यादा इंकरेज हों पैसे लगाने के लिए। तो इसे हम गारंटी सिस्टम कहते हैं। गारंटी सिस्टम में क्या था, जैसे अगर कोई दो कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, तो इसमें इन्हें क्या क्या मिलता है। इसमें इन्हें ये मिलता है खास तौर से कि अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन रेलवे को कंस्ट्रक्ट करवाती हैं, तो इन्हें कुछ सर्टेन रेट मिलता है इंटरेस्ट का, यानी ब्याज के तौर पर पैसे मिलते हैं जो इन्होंने पूंजी लगाई उसके आधार पर। और ये जो गारंटी है ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है, ताकि लोगों को और विश्वास जमा रहे। तो इसे ही हम गारंटीड रेलवेज कह रहे थे। तो 5% एनुअली मिल रहा था रिटर्न, तो इससे काफ़ी खुश थे जो जिन्होंने पैसे लगाए वो भी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लग रहा था कि चलो डेवलपमेंट तो हो ही रही है। हालांकि काफ़ी सारे इश्यूज भी थे, इन सब चीज़ों की भी चर्चा आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि डेफिनेटली ये चीज़ें अपने आप में प्रॉब्लम रहती हैं, क्योंकि जब इन्हें 5% रिटर्न मिलने लगा तो फिर वो फर्दर पैसे क्यों लगवाएंगे, जो चीज़ जमींदारी सिस्टम में भी हम देखते हैं, राइट, कि एक बार जब मुनाफा होने लगा जमींदार्स को, तब वो देखते हैं कि ज़मीनों पर इन्वेस्ट करना फ़ायदे का सौदा नहीं है।
ये तो आपको पता होगा कि 1853 में भारत में पहली बार रेलवे ट्रेन देखने को मिलती है, 22 मील ये चलती हैं बम्बे से ठाणे के बीच। तो इनमें भी किनका हाथ रहता है? ऑब्वियस ही बात है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा ये देखने को मिलते हैं। तो सीएपीएफ के 2015 वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 5% इन्वेस्टमेंट था, सही बात है। रेलवे मेनली गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, अभी हमने ये देखा ना कि गवर्नमेंट भी है और इसके अलावा कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, तो ज्वाइंटली हैं, बट मेनली कह दिया गया यहाँ पे। तो आई थिंक ये गलत है, ठीक है, और पहला बिल्कुल सही है। तीसरा इन्होंने कहा कोई सिस्टम नहीं है चार्जेस का, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, सिस्टम तो देखने को मिल ही रहा है। फ्री लैंड मिल रहा है, हाँ फ्री लैंड मिल रहा है, ये मुख्य बात है। तो यहाँ पे हमसे गलत पूछा गया है, तो हम 2 और 3 के साथ जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है जो सीडीएस में पूछा गया है, इसमें इन्होंने पूछा है प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर को फ्री में लैंड मिल रहा था, तो ये तो अभी हम कवर करके आए हैं। दूसरा इन्होंने कहा 5% का रिटर्न मिल रहा था, हाँ मिल ही रहा था। तीसरा इन्होंने कहा कि ज्वाइंटली मैनेज किया जा रहा था, हाँ ज्वाइंटली मैनेज, ये तो अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो सी होना चाहिए, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है बट डायरेक्ट नहीं है, हालांकि कुछ स्टेटमेंट्स पर डेफिनेटली हमें क्लैरिटी मिल ही रही है। 5% वाली बात ये आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ऑलमोस्ट रिपीटेड ही क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तभी सॉल्व होंगे जब आपने एटलीस्ट 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया है और केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ा है, बल्कि आपने डेप्थ में जाकर के चीज़ें थोड़ी उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट की है। तो आज के डेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना ही अपने आप में एक सोर्स बन गया है, राइट। तो यही रीज़न है कि चाहे मैं किसी भी क्लासेस को लेता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम जरूर इंक्लूड करते हैं टॉपिक वाइज तरीके से। जैसे कल ही मैंने पेड कोर्स में मुगल डायनेस्टी पढ़ाई, तो हमने आई थिंक 50-60 सवाल किए मुगल डायनेस्टी के ऊपर, तो यूपीएससी ने ही अलग अलग एग्जाम से पूछे हैं। तो डेफिनेटली उसके बाद फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आगे देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि 19th सेंचुरी के विषय में उन्होंने पूछा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट नहीं होती है। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, ये नहीं वाला क्वेश्चन नहीं है। पहला इन्होंने कहा है सिल्क मैन्युफैक्चर, दूसरा कॉटन टेक्सटाइल, तीसरा आयरन एंड स्टील और चौथा वुलन मैन्युफैक्चर। तो मैंने आपको थीम्स एनसीईआरटी के पार्ट 3 में इस चैप्टर को पढ़ाया है और इस चैप्टर में हमने कॉटन बूम की चर्चा करी थी कि किस तरीके से हम देखते हैं 1860s तक आते आते और इवन बाद में भी भारत में अगर आप ग्राफ देखो तो इस तरीके से कॉटन का बूम हो जाता है, यानी कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि बाद में ये फिर गिर जाता है और इसके प्रॉपर रीजंस रहते हैं ऐसा क्यों होता है, और पूरे तरीके से जब ये बूम होता है ना उसके कुछ सालों के बाद कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी घट जाता है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है भारत में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है वी औद्योगिकरण। एक तो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जिनमें काफ़ी सारी फैक्ट्रीज लगती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, बट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि लोग ही उत्सुक नहीं है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में, और ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते भी हैं। मैंने ये आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, फ्री और पेड लेक्चर दोनों का पार्ट है। मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जो है वो मनी लेंडर्स ही मना कर देते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, तो होता क्या है, मनी लेंडर्स ही मना कर देते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो क्रेडिट है, क्रेडिट ड्राइज अप, मतलब उधारी मिलना बंद हो जाती है लोगों को, जिससे वो कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि मनी लेंडर्स को लगता है कि अब इस चीज़ के सेलिंग में मुनाफा नहीं है, इस कारण से। और भी रीजंस रहते हैं, है ना। जैसे पहला रीजन तो यही है कि ब्रिटेन में काफ़ी डिमांड थी कॉटन की, क्योंकि वो पहले अमेरिका से ले रहे थे। तो ये देखो 1865 में सिविल वॉर जो चल रहा होता है अमेरिका में, वो बंद हो जाता है, तो इस कारण से वापस अमेरिका में कॉटन प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, अगेन यहाँ पे जो ये एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन में वो घट जाती है, क्योंकि वो अमेरिका से लेने लगते हैं सप्लाईज कॉटन की। वैसे ये चीज़ें अगर आपको डेप्थ में समझनी है तो डेफिनेटली हमारी फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है, आप वहाँ से समझ सकते हैं इसे। वैसे अगर आप बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान से समझें, आयरन स्टील का एज सच हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं देखने को मिला। वुलन मैन्युफैक्चर ये तो अपने आप में आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल के साथ हम जाएंगे। बाकी ऑप्शंस का भी रोल रहता है। ब्रिटेन ने, जैसा कि मैंने बताया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी थी, इससे एक्सपोर्ट घट गया, पहला रीज़न। दूसरा और भी रीजंस थे, जैसे एक्सपोर्ट ब्रिटिश गुड्स का भारत में बढ़ा, उल्टे। इवन अगर आप देखो मशीन मेड गुड्स भी काफ़ी सस्ते थे। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल को डी इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ा। ये क्वेश्चन अगेन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर से असहमत हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। दो स्टेटमेंट क्लियर है बट तीसरा स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, और जिस तरीके से यूपीएससी ने पूछा है यहाँ पे एलिमिनेशन वर्क भी नहीं करेगा। पहला इन्होंने कहा है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और बाकी लोग ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फॉर्म किया। ये आपके हर बुक में कवर्ड है, किसी भी आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, इवन स्पेक्ट्रम में भी है।
दूसरा इन्होंने कहा है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और उनके ग्रुप ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग करी कलकत्ता में। ये बात भी आपको हर बुक में, हर मॉडर्न हिस्ट्री के बुक में कवर्ड मिलेगी। तीसरा इन्होंने कहा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने डिसाइड किया कि वो ऑल इंडिया बॉडी को क्रिएट करेंगे और ये राइवल रहेगा। राइवल का मतलब है प्रतिद्वंदी। बाकी ऊपर जो मेंशन है ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रतिद्वंदी के रूप में काम करेगा और गरीब और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने के लिए बनाया जाएगा। तो समझते हैं इसे। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को विकिपीडिया में भी पढ़ोगे, देखोगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पीछे क्या रीजंस थे, तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एक एजुकेटेड इंडियंस के लिए डायलॉग, पॉलिटिकल और सिविल डायलॉग का काम करेगा। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपर क्लास और एक तरीके से मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके लिए ये माध्यम के जैसा सर्व करेगा ब्रिटिश इंडिया तक अपनी बात पहुंचाने में। आगे जब आप पढ़ोगे तो इन्होंने बताया है ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया नॉन एज ब्रिटिश राज और जस्ट द राज वर्क टू ट्राई टू सपोर्ट एंड जस्टिफाई इट्स गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद द एड ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बताया है कि अ फ्यू ऑफ द रीजंस दैट द कांग्रेस ग्रीव एंड सर्वाइव्ड पर्टिकुलरली इन द 19th सेंचुरी era of undisputed British dominance और hegemony was through the patronage of British authorities। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज का भी सपोर्ट मिला। कब? 19th सेंचुरी एरा तक, यानी 1885 में कांग्रेस की शुरुआत होती है तो कोई खास विरोध ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इनका कहना रहता है कि हम अपर क्लास और एक तरीके से मिडिल क्लास को एक तरीके से माध्यम का काम करेंगे जनता की बात को पहुंचाने में। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रीजन यहाँ पे बताया गया पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ये स्टार्टिंग में जब आप देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या क्या प्रमुख मुद्दे थे तो इनमें ये बात नहीं देखने को मिलती है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इनिशियली ये चाहते थे, मॉडरेट्स खास तौर से ये चाहते थे कि हम डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के विरोध ना करें बल्कि उनसे प्रेयर, पेटिशन इन रूपों में बात करें। तो इसके लिए चाहिए था कि हम ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट विरोध ना करके उनकी पॉलिसीज के बारे में बात करें और उनकी पॉलिसीज में जो समस्याएं हैं उनका खंडन करें। तो इस कारण से जो है वो तीसरा गलत होना चाहिए, बाकी के दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगेन मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट फाइनल की एट द एंड ये यूपीएससी डिसाइड करेगी कि इस स्टेटमेंट को किस रूप में इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और अगर आपको लगता है इसका आंसर 3 है तो भी आप कमेंट में ना कहें, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग एग्री करेंगे, काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जब फाइनल की आएगी तो मैं खुद ही कमेंट में पिन कर दूंगा और इसके प्रॉपर रीजन जो मैंने बताए, अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है तो वो भी बता दूंगा डेफिनेटली। आई थिंक अब एक आध क्वेश्चन रह गया हिस्ट्री का और ज्योग्राफी के भी 1-2 क्वेश्चन थे, तो उन्हें हम कंबाइंड रूप में कवर करेंगे, स्किप कुछ भी नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो सीरीज से हेल्प मिली होगी। अब हाँ, जो जरूरी मुद्दा था उस मुद्दे की बात पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ये डुएबल था? तो इसका जवाब है डिपेंड करता है आपने किस वे में आर एस शर्मा को कवर किया है, बट ये चूंकि आर एस शर्मा से है इसलिए हम कहेंगे कि ये हो सकता था, क्योंकि आर एस शर्मा लोग पढ़ करके जाते हैं तो मैं मान करके चलूंगा इसे आप बार बार पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। मैंने इजी कहा ही नहीं है, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म ना करें आप कि मैं क्वेश्चन को इजी या हार्ड कह रहा हूँ, सभी क्वेश्चन हार्ड है ऑलमोस्ट, एक को छोड़ दिया, एक या दो को छोड़ दिया जाए तो ये क्वेश्चन टफ है, वेरी टफ, ठीक है? बट ऐसे क्वेश्चन में जनरली ऑल ऑफ द अबव रहता है, बट अगेन मैं टफ कहूंगा क्योंकि वो चीजें एग्जाम में नहीं चलती हैं, ये एग्जाम के बाहर कहना आसान रहता है। सवाई ये तो एक्सट्रीमली टफ है, ऐसे क्वेश्चंस को टच करना भी डिजास्टर्स होता है पेपर में। मान कौतूहल ये मॉडरेट है, मॉडरेट इन द सेंस कि जब सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था तो हमने इनकी चर्चा करी थी, और बाकी अगर आप देखोगे तमिलनाडु बोर्ड वगैरह में भी ये मेंशन्ड है, ठीक है? तमिलनाडु बोर्ड में है और इसके अलावा एनआईओएस में है, बट अगेन इतना पढ़ पाना मुश्किल रहता है तो इस वजह से ईजी तो नहीं है, मॉडरेट है ये क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन को आप इजी टू मॉडरेट की ओर ले जा सकते हैं, बट टफ तो नहीं कह सकते इस वाले को डायरेक्टली। बाकी अगर आप देखो ये वाला, अच्छा ये क्वेश्चन रह गया ना, इसकी भी चर्चा करते हैं। अच्छा एक्चुअली सोल वाला क्वेश्चन ही मैंने इसलिए लिया था, कोई नहीं। तो ये जो सोल मोनोपोली वाली बात इन्होंने कही थी ना, इसलिए मैंने यूपीएससी के क्वेश्चंस दिखाए थे कि कैसे सोल वाले स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, क्योंकि सोल बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, सोल का मतलब केवल, ठीक है? तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। हालांकि ये मैं कोई तुक्केबाजी नहीं सिखा रहा हूँ कि जहाँ सोल दिखे वहाँ गलत मार दे, बट एग्जाम में एटलीस्ट थोड़ा बहुत ये वर्क कर जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। देखिए इन्होंने क्या कहा है, मोरन स्टेट और फॉरेस्ट पीपल के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, काफ़ी बड़े स्टेटमेंट्स हैं बट हम समझते हैं। The forest people were subjected to new forms of political and economic dominance
and the necessity to subordinate and assimilate them led to a change in the earlier attitude of excluding these peoples from imperial territory. इसका मतलब ये है आसान भाषा में कि जो फॉरेस्ट के पीपल हैं जिनमें एक तरीके से न्यू डोमिनेंस आ गया है क्योंकि मौर्यन एम्पायर आई है, तो इनसे इनके पुराने बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और इन्हें इन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। दूसरा इन्होंने कहा कि स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, इस बात को माना है कि स्टेट प्रोड्यूस सोल मोनोपोली है, यानी एकाधिकार है। इसका हिंदी भी देखते हैं क्या इन्होंने किस वर्ड को यूज किया है। हाँ अच्छा, बिल्कुल सही, एकाधिकार है। ठीक है, मतलब वन उपज जो है, जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस आ रहे हैं, वो वनवासियों के लिए एकाधिकार है, यानी सिर्फ और सिर्फ वनवासियों का ही अधिकार है वन के उपज में। तीसरा इन्होंने कहा स्टेट वाज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस एंड द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड, यानी स्टेट यानी मौर्यन एम्पायर इस बात को लेकर के चिंतित है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है और इस चीज के लिए इन्होंने फॉरेस्ट को बर्न करने से मना किया है, जंगलों को जलाने से मना किया है। चौथा, फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस्ड टू सर्व द स्टेट एंड कुड बी यूज्ड एज ट्रूप स्पाइज एंड असैसिन्स। इसका मतलब यह है कि वनवासियों यानी जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनको राज्य की सेवा में यानी मौर्यन एम्पायर की सेवा में लगाया जा सकता है और इनमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे सैनिक, जासूस, हथियारों, इनके रूप में इनका यूज किया जा सकता है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी उपिंदर मैम वाली बुक से ही है, उसी से प्रिपेयर किया गया। फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज कंसिडर्ड अ स्टेट मोनोपोली, यानी राज्य की मोनोपोली है ये, जनता की नहीं। बाकी स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगे बुक से, ठीक है, बट स्किप करने की मैं सलाह देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना मुश्किल हो जाता है पेपर में और गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हालांकि मैं अगेन वो बात दोहराऊंगा जो मैंने आपसे कही कि जब इस तरीके के वर्ड दिखे तो इन पे जरूर गौर फरमाएं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से एनालाइज करें, देन इस कंक्लूजन पर पहुंचें। ब्लाइंडली इस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। सो दिस इज अगेन अ टफ वन। ये वाला भी मॉडरेट है, ईजी तो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अगेन डिपेंड करता है आप किस वे में एग्जाम में सोच पाए, ठीक है, वैसे तो बुक में नहीं है तो आसान में कहूंगा नहीं, मॉडरेट। नेक्स्ट देखिए, ये तो टफ है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है तो इस वजह से मैं इसे टफ तो नहीं कहूंगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है, बट इजी तो नहीं है, इतना तो श्योर है। ये क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट है बट अगेन आप कह सकते हो कि बिल्कुल आसान तो नहीं कह सकते ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में। दोस्तों वैसे ये जो डिक्लाइन वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें खास तौर से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पूछा गया, यानी बेसिकली डिक्लाइन से एसोसिएटेड है, तो ये पैटर्न फेवरेट रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन से अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखो तो इन्होंने पूछा कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है यानी जो नील की खेती है भारत में, ये 20th सेंचुरी के शुरुआत में घटने लगती है, इसकी क्या वजह थी। वैसे इसका आंसर तो बी है, मतलब वर्ल्ड मार्केट में फ़ायदेमंद ये कम रहता है। इसका रीज़न ये है कि नई नई इन्वेंशंस हो जाती हैं। इसके बाद आप देखोगे तो इन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा था 2015 में कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का जो शेयर रहा ये डिक्लाइन करता गया, स्टीडली डिक्लाइन कर गया 19th और 20th सेंचुरी में, और इसका स्टेटमेंट टू ये कहा गया है कि एब्सोल्यूट डिक्लाइन हमें नहीं देखने को मिला। तो देखिए पहला यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। डिक्लाइन ही कर रहा था बेसिकली आउटपुट प्रोडक्ट, और इसका रीजन हमें बखूबी पता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो डिक्लाइन से रिलेटेड इन्होंने और भी क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट बूस्ट मिला मॉडर्न इंडस्ट्री को 1860s में। अच्छा, बूस्ट पे भी पूछा है, मतलब बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन हुआ या फिर फायदे हुए। जनरली डिक्लाइन हुआ तो डिक्लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है कॉटन बूम वाले लेक्चर में, थीम्स एनसीईआरटी में बेसिकली। क्या इसका रीज़न रहा? इसका रीज़न रहा तो ये आप जा करके देखना थीम्स एनसीईआरटी में। वैसे अभी मैंने समझाया भी कि सिविल वॉर हो जाता है अमेरिका में तो इससे भारत को फायदा मिलता है क्योंकि ब्रिटेन अब भारत की ओर रुख करता है। किन चीज़ों के लिए? कॉटन के लिए। तो अगेन आप देखो तो ये चीज़ हमें साफ तौर से देखने को मिलती है कि यूरोप में डिमांड इसलिए क्रिएट होता है तो सिविल वॉर चल रहा होता है और इस कारण से कॉटन का बूम देखने को मिलता है। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट रहता है। जैसे ये भी पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ की परीक्षा में, कॉटन बूम से ही एसोसिएटेड घटना पूछ ली गई सबसे पहले क्या हुआ, तो कॉटन बूम हुआ या सिविल वॉर हुआ, ठीक है। तो इन पे बेस्ड यानी हम क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ट्रेंड को हम ऑब्जर्व करके इन चीज़ों को थोड़ा समझ सकते हैं कि जब वैसे ये जो क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे एनसीईआरटी वाली तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेगा। थीम्स एनसीईआरटी में भी हमने देखा, 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कॉटन से नुकसान हुए, कॉटन की इंडस्ट्री को नुकसान हुए, कॉटन से। क्वेश्चन को कैटेगराइज करना काफ़ी मुश्किल है, ये आप अपने स्तर से करें। आप किन सवालों को मुश्किल या आसान मानते हैं ये तो डिपेंड करता है आप पर, आपकी तैयारी पर और बहुत सारी फैक्टर्स पर, केवल तैयारी पर नहीं। तैयारी करना अलग चीज़ होती है, एग्जाम में जा करके परफॉर्म करना अलग चीज़ रहता है। लक फैक्टर बहुत बड़ा वर्क करता है कुछ क्वेश्चंस में खास तौर से।
इसके बाद ईयरली फेज की आप बात करोगे नेशनल मूवमेंट में, तो ये तो मैंने बताया है, खुद इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और भी जो क्वेश्चंस हैं ना, काम की बात पे आते हैं कि सर ये तो 2-3 सवाल ही देखने को मिल रहे हैं हमें थीम से, बाकी ये तो सारे या तो उपिंदर मैम वाली बुक्स हैं या फिर इधर उधर के सोर्सेस हैं, तो हम क्या करें। तो देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज से करीब 2-3 सालों पहले की बात है, मुझे ध्यान है सिविल सर्विसेज के पेपर में करीब 7-8 सवाल थे मॉडर्न हिस्ट्री के। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो शेखर बंदोपाध्याय सर की किताब से थे। तो बहुत लोगों को लगा कि मे बी मॉडर्न हिस्ट्री अब इस किताब से पूछी जाएगी, और वो काफ़ी बल्कि किताब है, तो बहुत लोगों ने उसे पढ़ा, बट नेक्स्ट ईयर उससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। तो मेरा भी कहना यही है कि मे बी, हालांकि अभी आप देखो तो उपिंदर मैम वाली बुक से बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टिल हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा तो नहीं है सारे ही क्वेश्चन अनडुएबल थे, कुछ क्वेश्चन थे 3-4 हो या 5 हो, वो तो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पर, बट कुछ तो थे ना। तो नहीं से अच्छा है 30-40% जब आप कर लेते हो क्वेश्चंस को, 20% 25% भी कर रहे हो, तो स्किप करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और ये चीज़ आप समझ लीजिए कि हर सब्जेक्ट की एक लिमिटेशन होती है, हर सब्जेक्ट में आप किसी एक परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वो लक फैक्टर वाली बात रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आप सभी सवालों को लेकर श्योर रहेंगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे, और थीम्स एनसीईआरटी जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से उसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सवाल देखने को मिले तो उसे आप फाइन आर्ट्स वाली बुक से कवर करेंगे, क्योंकि जो 2-3 सवाल थे आर्ट एंड कल्चर में, उसमें से आई थिंक 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन था फाइन आर्ट्स वाली बुक से। ठीक है, जैसे थंजावुर वाला क्वेश्चन, और भी 1-2 थे। तो इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस की कवरेज मिल जा रही है एनसीईआरटी से। अब शिफ्ट किया हुआ है ट्रेंड, तो इन चीज़ों को लेकर के दुखी होने वाली बात नहीं है, ऐसा बहुत बारी होता है। बाकी जहाँ तक सिविल सर्विसेज की बात है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लास्ट टाइम में किसी भी सोर्स के पीछे ना भागें। हो सकता है 1-2 सवाल का आपको गेन हो जाए, बट ये चीज़ फ्रूटफुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपने जो स्टैंडर्ड सोर्सेज, बेसिक सोर्सेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन चीज़ों को जो आपने एक तरीके से सेग्रीगेट कर लिया है, इन्हीं पर अमल करें और इन्हें ही बार बार रिवाइज करें। और जो लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व होने रहेंगे वो आप कर लेंगे, और इससे आपको काफ़ी एज मिलेगा बाकी लोगों के मुकाबले। जहाँ लोग 2-3 क्वेश्चन कर पाएंगे, वहाँ अगर आप 7-8 कर लेते हैं या 5-6 कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप एक तरीके से लीड ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।